नाज़रीन, इजराइल खाना जंगी की तरह बढ़ रहा है, नेतन्याहू की गवर्नमेंट कोलैप्स की तरह बढ़ रही है। बड़े वाकयात हुए हैं अंदरूनी खलफशार और डिवीजन्स के अंदर, अंदरूनी लड़ाई के अंदर ये बड़े वाकयात हुए हैं जिसमें नेतन्याहू के टॉप मुशीरों की गिरफ्तारी हुई है। और अब इजरायली पुलिस है वो नेतन्याहू के ऑफिस जा रही है नेतन्याहू को शामिल तफ्तीश करने के लिए। ये बहुत बड़ा वाकया है। इजरायली पुलिस प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए उसके ऑफिस जा रही है। तो ऑलरेडी जो एक मूवमेंट चल रही थी, जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर ये बड़ा अहम इजाफा हुआ है। ये भी आपके सामने रखेंगे। ईरान जंग की तरफ चुके हम बढ़ रहे हैं। ट्रंप की लगी लिपटी बगैर जो धमकी आई है कि मैं हमला करूंगा ईरान के ऊपर, तो आगे से ईरान की जानिब से बड़ी अहम चीजें सामने आ रही हैं। ईरान ने कहा है तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम अमेरिका की बेसेस, तमाम अमेरिका की फौजें, हर तरह के उनके नेवल और मिलिट्री, हर तरह के एसेट्स, ये सब के सब हमारे निशाने के ऊपर हैं और किसी तरह हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। सब के सब, इंडियन ओशन हो, मिडिल ईस्ट हो, जहां जहां पर हमारे मिसाइल पहुंचेंगे सबको निशाना बनाएंगे और इजराइल हमारे निशाने के ऊपर होगा। ये ईरान की जानिब से बगैर किसी लगी लिपटी जो है वो ये बयान इस वक्त सामने आया है। अरब ईरान हंगामी राब्ते भी इस वक्त हो रहे हैं चीजों को कूल डाउन करने के लिए, डीएस्केलेट करने के लिए। लेकिन बात वही है, जब गजा एस्केलेट होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट एस्केलेट होगा। शाम के अंदर अभी कुछ बड़े वाकयात हुए हैं अंदरूनी, वहां पर भी एक लड़ाई जारी है और बड़ी आप कह लें कि अफसोसनाक, जिसमें एक दूसरे को मारा जा रहा है। तो उस के ऊपर जब अभी बड़े वाकयात हुए हैं, यूरोप आहिस्ता आहिस्ता जो इजराइल से पीछे हटता चला जा रहा है। अभी जर्मनी की भी स्टेटमेंट आई है, यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट आई है और फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, वो गजा पर जंगबंदी की बात कर रहे हैं। और वेस्ट बैंक के हवाले से एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे इजराइल न्यू टैक्टिक्स के साथ वेस्ट बैंक को डिमोलिश कर रहा है और वहां पर जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम मंजरनामा आपके सामने रखेंगे। आगाज हम जरा नेतन्याहू से करते हैं। इजराइल के अंदर जो जारी खलफशार है उसमें अभी बड़े वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो नेतन्याहू के 2 टॉप मुशीर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले उसका एक स्पोक्स पर्सन गिरफ्तार हुआ, बहुत करीब है नेतन्याहू के, और उस स्पोक्स पर्सन के बाद एक और नेतन्याहू का करीबी तरीन शख्स है, उसको भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये वो एक्सप्लोजन है, ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जो अंदरूनी खलफशार था, उसका ये जो एक्सप्लोजन धमाका है आपको इस वक्त उसका ये मुजाहरा है कि गिरफ्तारियां बाकायदा शुरू हो गई। और कर कौन रही है इजरायली पुलिस? ओ भाई, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर, उसकी मातहत पुलिस उसके बंदों को उठा रही है और जो इंस्टीट्यूशंस का तसादुम है वो इजराइल के अंदर बढ़ रहा है। क्योंकि इजराइल के अंदर जो ये बात एस्टैब्लिश होती चली जा रही है कि नेतन्याहू की जो जंग है वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए है, इजराइल को मजबूत सिक्योर बनाने के हवाले से नहीं है, बल्कि अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए है। और ये बात पहली बार इजराइल के अंदर हो रही है। ऐसी चीज पहली बार हो रही है कि कोई इजरायली प्राइम मिनिस्टर है और वो जंग को बढ़ा रहा है सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। क्योंकि इससे पहले जो भी फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करता है वो वहां का मकबूल तरीन लीडर होता है। नेतन्याहू इसी वजह से तो मकबूल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ज्यादा जालिम है। इसने वो जुल्म किए हैं जो माजी में नहीं हो सके, तो इसलिए ये उनका सबसे पॉपुलर लीडर है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इजराइल में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई इजरायली प्राइम मिनिस्टर है और वो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए कोई जंग ऐसी लड़ रहा है, ऐसी जंग जारी रखे हुए जिससे इजराइल को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इजरायलियों के लिए जो है ना यकीन करना मुश्किल है। और आगे से है नेतन्याहू जिसके बारे में वो कहते हैं कि यही ग्रेटर इजराइल बनाएगा, और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो मौजूद हैं। तो अब जो वहां पर ये इस्टेब्लिश होता चला जा रहा है कि नहीं, ये जंग जो है वो इजराइल को फायदा नहीं पहुंचा रही। और अभी आप देखिए जो कल कैबिनेट का इजलास हुआ है उसमें ना ही मुसाद चीफ था और ना ही शिन बेत चीफ था। यानी इस तरह से नेतन्याहू के ऊपर एतमाद खत्म हो चुका है और अब इदारों के अंदर लड़ाई है। और ये वाले जो इदारे हैं ये नेतन्याहू को टॉपल करने के लिए अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आप देखिए उनके जो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, बड़े कमांडर्स हैं और उनकी इंटेलिजेंसिया है, उनके एकेडमिया के लोग हैं, वो भी एक ही नुक्ते के ऊपर बात कर रहे हैं, रिपोर्ट छाप रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं कि ये पॉइंटलेस वॉर है, इसमें हमें कोई अचीवमेंट ना हुई है। क्योंकि नेतन्याहू तो विक्ट्री क्लेम करता है, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि कोई हमें विक्ट्री नहीं हुई और इसमें आगे चलकर भी कोई विक्ट्री नहीं होगी। तो जो ये बयानिया इजराइल के अंदर फैलता चला जा रहा है, तू नेतन्याहू को गिराने के इकदाम तेज होते चले जा रहे हैं। जो भी अवेलेबल चीजें हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू को गिरा रहे हैं। तो नेतन्याहू के पहले 2 मुशीर गिरफ्तार हुए हैं और अभी ये बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस में पुलिस जा रही है। कतर गेट ये स्कैंडल है जिसमें पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है और नेतन्याहू को भी लेने जा रही है और उसको बुनियादी तौर पर पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। ऑफिस से उसको लाया जाएगा, फिर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इसकी इजाजत किसने दी है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। पुलिस को किसने इजाजत दी है? भाई पुलिस के ऊपर भी तो कोई अथॉरिटी होगी ना। तो पुलिस को इजाजत दी है अटॉर्नी जनरल ने।
अब अटॉर्नी जनरल कौन लगाता है? नेतन्याहू यानी प्राइम मिनिस्टर लगाता है। अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर के आप कह लें कि अथॉरिटी के अंदर है, वही लगाता है। और इस वक्त जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है इसको नेतन्याहू हटाना चाह रहा है। शिन बेत चीफ के साथ साथ इसको भी वो हटाना चाह रहा है, लेकिन अभी तक हटा नहीं पा रहा। तो ये आप देखिए कि ये इदारों की लड़ाई है आपस में, और मुख्तलिफ इदारे अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं नेतन्याहू को गिराने में। अटॉर्नी जनरल शिन बेत ये पावर इस्तेमाल कर रहे हैं नेतन्याहू को गिराने में। कभी वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं 7 अक्टूबर की, कभी कोई। अब अटॉर्नी जनरल पुलिस को भेज रहा है नेतन्याहू के ऑफिस। तो ये जो इदारों का क्लैश है वो इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। ये इजराइल की सिविल वॉर और नेतन्याहू की गवर्नमेंट के कोलैप्स की तरफ अहम तरीन आज के वाकयात हैं। नेतन्याहू समन्ड फॉर क्वेश्चनिंग इन कतर गेट प्रोब एज टॉप आइड्स अरेस्टेड। ये टॉप आइड्स से जो करीबी तरीन नेतन्याहू के लोग हैं वो गिरफ्तार हुए। इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द पुलिस स्पेशलाइजिंग इन सीरियस क्राइम्स एंड करप्शन आर ऑन देयर वे टू नेतन्याहू's ऑफिस। एक बड़ी स्पेशल टीम, वो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जो कि सीरियस क्राइम्स और करप्शन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो टीम इस वक्त नेतन्याहू के ऑफिस जा रही है। नेतन्याहू के ऑफिस से बयान आया है उसकी पार्टी से, अरेस्ट ऑफ पीएम्स आइड्स टू कतर गेट इज फैब्रिकेटेड प्रोब बाय अटॉर्नी जनरल एंड शिन बेत। कि ये नेतन्याहू के जो मुशीरों की गिरफ्तारी हुई है, ये असल में अटॉर्नी जनरल और शिन बेत ने करवाई है, और ये फैब्रिकेटेड सारा मामला है, फैब्रिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है जो शुरू करवाई गई है, जिसके तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी भाई एजी किसके मातहत है? शिन बेत किसके मातहत है? नेतन्याहू के मातहत है, और वो गिरफ्तारियां करवा रही है नेतन्याहू के लोगों की, और अब नेतन्याहू को भी उन्होंने शामिल तफ्तीश कर लिया है। तो इससे बड़ा इदारों का जो तसादुम है वो हो क्या सकता है? और इससे पहले आप देखिए इस सारे मामले से, चूंकि ये पिछले 2-3 घंटों के अंदर अंदर हुआ है, तो इससे पहले नेतन्याहू का बयान क्या आया है गजा के हवाले से? वी विल टेक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ गाजा स्ट्रिप एंड इंप्लीमेंट ट्रम्प्स रीसेटलमेंट प्लान। नेतन्याहू का बयान आया है कि पूरे गजा को हम कब्जा करेंगे, और ट्रंप का जो प्लान है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का वो आगे जारी करेंगे, उसको लागू करेंगे। और उसके बाद ये सारा मामला जो वहां पर शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि ये मामला जो है वो आगे किस तरह बढ़ता है। फिलहाल पुलिस जो है नेतन्याहू के ऑफिस जा रही है। इसी दरम्यान अगर हम ईरान जंग की बात करें, बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं ईरान जंग की तरफ। और चूंकि ट्रंप बाकायदा बयान दे चुका है कि ईरान के ऊपर वो हमला करेगा, मतलब एक होता है एस्टिमेट लगाना कि अच्छा ट्रंप इंतजामिया में ये डिस्कस हो रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, ये एक अलग चीज है। अब अमेरिकी सदर कह रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा, तो इसके बाद तो कोई चीज रह नहीं जाती। मतलब अब अच्छा ईरान बैठा रहे कि जब तक हमला नहीं हो जाता। भाई हमले का कह दिया है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिका अपने मिलिट्री एसेट्स भी यहां पर ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके अलावा मजीद क्या चीज, मतलब ईरान किस चीज का इंतजार करे। तो इसलिए ईरान भी आगे से अब भरपूर तैयारियां उसने शुरू कर दी हैं, और हंगामी अरब ईरान राब्ते भी हो रहे हैं। अभी मिस्र का ईरान के साथ राब्ता हुआ है। मिस्र के सदर ने ईरान के सदर को टेलीफोन कॉल की है, और ये बड़ी अहम कॉल है, क्योंकि मिस्र और ईरान की भी अपनी एक तारीख है। इनके जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जो शाह ईरान था, जब ये इस्लामी रजीम आई है, तो इनकलाब ईरान के बाद वो यहाँ से फ्लाई किया था उसने मिस्र के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे मामलात माजी के अंदर रहे मिस्र और ईरान के हवाले से। लेकिन हमने पिछले महीनों में कुछ बेहतरी देखी जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पूरे मिडिल ईस्ट का दौरा किया और वो इजिप्ट भी गए, तो इजिप्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इजिप्ट के सदर ने कॉल की है ईरान के सदर को और डिस्कस किया है डी एस्केलेटिंग द रीजनल टेंशंस, ठीक है। तो अरब जो ईरान राब्ते हैं, कतर और ईरान, ये सारे राब्ते इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अमेरिका तो अपनी धमकियां भी लगा रहा है, तैयारियां भी कर रहा है, तो ईरान भी साथ साथ तैयारियां कर रहा है, लेकिन अरबों को यह कन्वे भी कर रहा है कि हम तो ना जंग चाहते हैं ना न्यूक्लियर बनाना चाहते हैं, जो भी प्रिंसिपल पोजीशन होगी रीजन की हम उसके साथ खड़े हैं। और रीजन को भी समझ आ रहा है कि कसूरवार इजराइल है और अमेरिका है। और अब नोट करें, पहली बार यह हुआ है चाइना ने इंडोर्स किया है कि ईरान की पोजीशन ठीक है। ईरान और रशिया ने इंडोर्स किया कि चाइना जो ये कहता है कि वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा, हम चाइना की इस पोजीशन को इंडोर्स करते हैं और हम इस चीज की गवाही देते हैं कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा। ये चाइना और रशिया का बयान है, और ये बयान उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं दिया, अमेरिका को भी कन्वे किया है, साथ अरबों के लिए भी ये बात है। क्योंकि अरब कहते हैं ना भाई ईरान बनाएगा तो हम बनाएंगे, हालांकि वो ये नहीं कहता कि चूंकि इजराइल ने बनाया हुआ है तो इसलिए हम बनाएंगे, वो ये कहते हैं कि ईरान ने बनाया तो हम। तो चाइना और रशिया ने यकीन दिलाया और इस बात की गवाही दी कि जो ईरान की पोजीशन है वही उसूली पोजीशन है,
और ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसलिए अब रीजन को भी ये बात समझ आ रही है कि इजराइल ही की हर धर्मी की वजह से जंग आगे फैल रही है। अच्छा, तो ईरान की जानिब से अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं बड़ी गैर मामूली नौयत की है। उन्होंने कहा है कि तमाम बेसेस उनके निशाने के ऊपर हैं। जरा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने कहा कि वाशिंगटन हैज मल्टीपल मिलिट्री बेसेस नियर ईरान, बहुत सारी अमेरिका की बेसेस है ईरान की रेंज के अंदर, ईरान के करीब करीब, एंड रिजाइड्स इन द रीजन इनसाइड अ ग्लास रूम, और शीशे के घर में बैठा हुआ अमेरिका। अब ये लाइन सुनिए, दोज हु लिव्ड इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स एंड अमेरिकन शुड बी केयरफुल। बड़ा मतलब गैर मामूली नौयत का बयान है। वो कहते हैं जो शीशे के घर में रहता हो, ईरान ये अमेरिका को मैसेज दे रहा है, जो शीशे के घर में रहता हो उसको किसी दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि अगर आगे से पत्थर आया तो उसका तो घर ही शीशे का है, तो वो तो बचेगा ही नहीं। फिर अगला तो चलो पत्थर बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन ये शीशे के घर में रहने वाला पत्थर कैसे बर्दाश्त करेगा। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिकन जरा एहतियात कर लें। अब जरा अगली बात सुनिए, ट्रम्प्स थ्रेट आर मोर लाइक अ जोक गिवन व्हाट अमेरिका हैज अराउंड अस। वो कह रहे हैं ये कितनी मुज़हिका खेज बात है, और ये ट्रम्प क्या बात कर रहा है। इनकी तमाम की तमाम बेसेस हमारी इर्द गिर्द हैं और हमारी रेंज के अंदर हैं, और ये कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला करेंगे। फिर अगली बात सुनिए, वी विल रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनली टू एनी एक्शन टेकन बाय एनिमीज अगेंस्ट ईरान, जवाब देंगे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मिंग द यूएस एट सी इज वेरी हाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड पे जंग तो लड़ी जाएगी, मिलिट्री बेसेस है ना वो तो लैंड के ऊपर है, वो तो अंडर अटैक आएंगे, लेकिन आज जो ईरान ये नई बात कर रहा है कि वेरी हाई रिस्क है कि बहुत बड़ी बैटल समंदर के अंदर लड़ी जाएगी, और अमेरिकी एसेट जो एट सी हैं वो हमारा ज्यादा निशाने के ऊपर होंगे, यानी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ये सबसे ज्यादा उनके निशाने के ऊपर, उनके जंगी बेड़े ये उनके निशाने के ऊपर होंगे, बाकी उनके जो कमर्शियल शिप्स हैं वो उनके निशाने के ऊपर हो सकते हैं। जो भी एसेट्स एट सी हैं वो कह रहे हैं बहुत बड़ी लड़ाई जब वहां पर लड़ी जाएगी, और इसमें वो हवाला दे रहे हैं जो इंडियन ओशन के अंदर, इस रीजन के अंदर अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बेस वहां है इंडियन ओशन में, वो भी ईरान के निशाने के ऊपर होगी। और चाइना मतलब उसको वो बेस किस तौर पर कबूल नहीं है, ठीक है, तो वो निशाने के ऊपर होगी। फिर ये देखिए, 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विच वी कंट्रोल। ट्रंप ने चूंकि लगी लिपटी बगैर धमकी लगाई है कि हमला करेगा, भाई कौन सा मुल्क किसी के बारे में ये कह सकता है कि हम हमला करेंगे। तो ईरान ने फिर क्या बात की, उसने कहा 40% दुनिया का ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है, किसी भूल में ना रहना। 40% दुनिया का ऑयल, अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों का ऑयल भी यहां से जाता है। तो वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को कंट्रोल कौन करता है, हम कंट्रोल करते हैं। और यहीं पर चाइना और रशिया ईरान के साथ जंगी मशकें करके गए, और तीनों जजीरों के ऊपर ईरान ने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं, और अपनी जो मिलिटराइजेशन है वो बढ़ाता चला जा रहा है। तो बात यह है कि किसी भी लिहाज से अमेरिका को यह जंग सूट नहीं करती है। एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें अमेरिका को एडवांटेज हासिल हो कि वो ये जंग जीत सकता है। तबाही मचाने की बात नहीं है। ऐसे तो फिर अमेरिका के पास न्यूक्लियर भी है, वो तो पूरे ईरान को सफाहस्ती से मिटा सकता है, ठीक है। तो बात यह है, ये कोई सेंसिबल चीज तो नहीं होगी, मतलब न्यूक्लियर गिराएगा यहां पर, ठीक है। तो बात यह कि एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो अमेरिका को ये जंग जितवा सके, और अमेरिकी एम्पायर इसके नतीजे में उसका मुकम्मल खात्मा होगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए, जियोग्राफिकल लोकेशन को आप लीजिए, अमेरिकी फौज दाखिल कहां से होगी, उसके पास एक ही रास्ता है कि वो इराक वाले रास्ते से दाखिल होगी। समंदर से दाखिल होगी तो ज्यादा अंडर अटैक आएगी। जमीनी कौन सा रास्ता है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ अजरबैजान है, कहां से दाखिल होंगे, इराक से वो दाखिल होंगे जहां पर उनके बेसिस भी हैं। इराक में ही बहुत सारी तंजीमें हैं, तो पीछे से वो हमला कर रही होंगी। फिर ये वही एरिया जहां से सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, क्योंकि जियोग्राफिकल जैसे अफगानिस्तान है ना, पहाड़ ये वो, तो वो वहां पर ईरान को बड़ा एडवांटेज हासिल है। फिर आप देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का इशू है, दुनिया बंद हो जाएगी, 40% ऑयल दुनिया का बंद हो जाएगा। और साउथ कोरिया ने, आपको पता है, पिछले महीनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी, और फिर जापान ने मीटिंग की कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाता है तो फिर हमारा ऑयल कहां से आएगा, और हमारी तो इकोनॉमी ऐसे धड़म से गिर जाएगी। भाई उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑयल और गैस यहां से बंद हो गई, क्योंकि गैस भी तो यहां कतर ही से जाती है, और बाकी मान लीजिए यहीं से गुजर कर सारा एनर्जी जा रही है दुनिया की, और खासकर इन इत्तेहादियों की। तो कैसे मामला चलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ऐसा इशू है जिसका कोई हल नहीं है अमेरिका के पास। गल्फ कंट्रीज इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं है, वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े इस जंग के लिए। ईरान की जो मिसाइल पावर है, ये अफगानिस्तान या इराक तो नहीं है, ये आज का ईरान है। और उसकी मिसाइल पर जैसे उन्होंने तल अवीव के ऊपर अटैक किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे मिसाइल, अमेरिका भी मौजूद था, सब मौजूद थे, सबको पेनिट्रेट, 5 मुल्क थे, अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे के सारे वहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद
नहीं रोक सके ईरानी मिसाइलों को। मजीद ईरान वहां पर अब हमला करेगा इसराइल में, तो कैसे रोकेंगे? तो ईरान की जो आज की मिसाइल पावर है, इसको अमेरिका कैसे रोकेगा? रशिया चाइना जिस तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, कभी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। यानी अमेरिका किसी मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है और चाइना और रशिया इस लेवल के ऊपर। और फिर एक और चीज नोट करें, इसलिए हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा फिनोमेना क्या है जो सब कुछ बदल देगा, जिसने सब कुछ बदल दिया है, मजीद बदल देगा, वो है चाइना का राइज। देखिए, अमेरिका जो जंगें लड़ रहा था उस वक्त चाइना इतनी बड़ी ताकत के साथ एशिया में मौजूद नहीं था। आज चाइना बड़ी ताकत के साथ मौजूद है और ईरान जैसे मालिक के साथ खड़ा हुआ है। यह चीज उनको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं करती। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे ईरान न्यूक्लियर की तरफ जाएगा। अगर हमला होगा तो बहुत जल्द ईरान अपना न्यूक्लियर जब वो कंप्लीट करेगा। तो एक भी चीज सेंसिबल नहीं है ईरान जंग के हवाले से। बैठ के उनसे बात की जा सकती है, तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नेतन्याहू की वॉर है, 6 इस्लामी मुल्कों के ऊपर उसने हमला करवाया, अब ईरान के ऊपर वो करवाना चाहता है। आप अमेरिका के इस वक्त के टॉप थिंक टैंक से निकाल लें, उनकी बातें जाकर सुन लें, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। टकर कार्लसन जैसे लोग वो कह रहे हैं कि ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा अगर हमने ईरान के ऊपर हमला किया। ये टकर कार्लसन और बाकी उनके बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं वो उठाकर देख लें, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हमला करूंगा, और ये वही ट्रंप है जो जंगों को बंद करवाने का नारा लेकर आया था। तो इसलिए बात यह है कि हम उस जंग की तरफ जा तो रहे हैं और तबाही भी बहुत आएगी और रीजन भी पूरे जंग के लिपेट के अंदर आ जाएगा। पाकिस्तान जैसे मालिक भी इससे मुतासर होंगे, पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी। लेकिन यह है कि उसके बाद फिर एक नई दुनिया इमर्ज होगी और उसमें अमेरिकी एम्पायर नहीं होगा और ना ही उसके अंदर इसराइल होगा। ये बात वाज़ेह है। अगली बात यह है कि यूएस एम्बेसी ने आज से 3 दिन पहले यह स्टेटमेंट जारी की थी कि ईद के दिनों के अंदर बड़े वाकयात सीरिया के अंदर हो सकते हैं, जो अंदरूनी लड़ाई वहां पर जारी है। तो अभी कुछ बड़े वाकयात हुए। पीपल वर किल्ड एंड अदर्स वर वुंडेड in a new massacre committed by the gunmen in the village in the Tartarus countryside on the Syrian coast। वो जो सीरिया का कोस्ट लाइन वाला एरिया जहां पर पिछले दिनों बहुत बड़े वाकयात हुए, 1000 से ज्यादा सिविलियंस वहां पर जाने से गए। अभी एक बड़ा वाकया वहां पर हुआ है कि कई वहां पर हलाक हो गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। कोई गनमैन्स आए हैं और उन्होंने आकर इस तरह से ये सारा जुल्म किया है। तो वो अंदरूनी जो है ना डिस्टेबलाइजेशन, वो अभी तक मौजूद है और इस तरह एक दूसरे को वहां पर मारा जा रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, और वो आम सिविलियंस जिन्होंने आप कह लें कि 10-15 सालों से खाना जंगी देखी है, तबाही, बदहाली, क्या कुछ उन्होंने फेस नहीं किया और अब फिर वो वहां पर मारे जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। यूरोप की अगर हम नाज़रीन बात करें तो वेस्ट हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। 100 साल 100 ईयर्स से ज्यादा का वक्त हो चुका है वो इजराइल के साथ खड़ा रहा है। और जो भी इजराइल ने यहां पर मजालिम किए हैं, बिल्कुल क्लीन चिट वेस्ट की जानिब से दी जाती रही है और हर तरह की उनको सपोर्ट हासिल रही है। और अब भी इस वक्त देखें तो यूरोप की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है इजराइल को। आप देखिए, एक भी यूरोपियन मुल्क ने एक छोटी सी सैंक्शन भी इजराइल के ऊपर नहीं लगाई है, छोटी सी सैंक्शन भी नहीं लगाई है। जो वो बयानात जारी करते हैं, ये लिप सर्विस के अलावा क्या है? एक मुल्क जेनोसाइड कर चुका है और मजीद जारी रखे हुए है, उसके ऊपर एक सैंक्शन नहीं लगी। और ईरान के ऊपर अनगिनत सैंक्शंस हैं, रशिया के ऊपर अनगिनत सैंक्शंस हैं। फिर ये जो बयानात देना, ये लिप सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यूरोप अभी भी सपोर्ट कर रहा है और रियलिटी ये है कि यूरोपियन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी तारीख है क्या, उन्होंने दुनिया को दिया क्या है? कॉलोनीज बनाई हैं, दुनिया भर में मसालिम किए हैं, दुनिया भर के अंदर लूटमार की है। यूरोपियंस की तो तारीख भरी पड़ी है, कैसे सल्तनत उस्मानिया से, कैसे चाइना से, क्या ये लूट मार करके आए हुए हैं, ठीक है? और फ्रांस के बारे में मशहूर है, सारा अफ्रीका का गोल्ड निकाल कर ये लेकर गया है। फ्रांस में तो एक भी गोल्ड की कान नहीं है, लेकिन उनके पास टन्स ऑफ गोल्ड हैं, कहां से आए? तो इनकी अपनी तारीख क्या है? तो ये तो एक तरफ की हकीकत है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आज दुनिया बदल रही है, जिस तरह डायनामिक्स बदल रहे हैं, जिस तरह यूरोप की जरूरतें बदल रही हैं, जिस तरह अलायंसेस बदल रहे हैं, जिस तरह नेशनल इंटरेस्ट बदल रहे हैं, जैसे यूरोप की इकोनॉमी बदहाली का शिकार है और उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं। और इन जंगों से, माजी में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन जंगों से अब जो असरात हो रहे हैं कि जो इमिग्रेशन हो रही है, जो पिछली सदी में ये फिनोमेना नहीं था, जब बरतानिया, फ्रांस भागे चले आते थे इजराइल के एक इशारे पर, कभी मिस्र पर हमला कर दिया, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर, तब उनको ये चीज ना इकोनॉमी का मसला था और ना इस इमिग्रेशन का मसला। तो ये सारी चीजें, और फिर आज का मीडिया, उनके लोग देख रहे हैं कि क्या हकीकत और क्या सही है, क्या गलत है, उनका प्रेशर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो यूरोप को मजबूर कर रही हैं कि अब उन्होंने पीछे हटना है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये मामला अब इस तरह से नहीं चल सकते। जो यूरोप से इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहा है, अभी तक कोई आप कह लें कि प्रैक्टिकल इकदाम उन्होंने नहीं उठाया है, लेकिन
यह बात भी साथ वाज़ेह है कि यह ज्यादा लंबा अब चल नहीं सकता है, लेकिन यह बात भी अब वाज़ेह है कि अब यह मामला लंबा चल नहीं सकता। यूरोप से आने वाले कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। यूरोपीय यूनियन, इट्स टाइम टू ब्रेक द साइकिल ऑफ वायलेंस इन गाजा। वक्त आ गया है कि अब यह बस किया जाए। द नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज इन गाजा आर वेरी हाई एंड दिस कैन नॉट कंटिन्यू। अब यह जारी नहीं रह सकता। एंड वी कॉल फॉर अ हाल्ट टू द सेटलमेंट एक्टिविटी एंड इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन इन द वेस्ट बैंक। यह अब खत्म होना चाहिए। तो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, यह नहीं कि उनको फलस्तीनियों के साथ कोई हमदर्दी हो गई है, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर अब यह मामला चल नहीं सकता। और फिर सबसे बड़ी एक और चीज देखिए, इजराइल इसमें जीत नहीं सकता है। इजराइल हार चुका है और आगे भी 6 महीने जंग चलाकर वो जीत नहीं सकता है। तो इसलिए यूरोपियंस को यह भी है कि ऑलरेडी हमारा इमेज तबाह हो चुका है, तो अब हम मजीद इस पॉइंटलेस वॉर को सपोर्ट क्यों करें। और ये जो बयान सामने आए हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल क्या मसाइल उठा रहा है और नए टैक्टिक्स के जरिए वेस्ट बैंक को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फोर्सिंग पैलेस्टीनियंस आउट, न्यू इजरायली टैक्टिक इन द वेस्ट बैंक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आई कि नए टैक्टिक के जरिए वेस्ट बैंक में इजराइल अपने कब्जे को बढ़ा रहा है और ऑक्यूपेशन इज यूटिलाइजिंग अ न्यू टैक्टिक अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। इंटेंसिफाइड मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पर हो चुके हैं। डिस्ट्रक्शन इन जैनन जो है वो देखी जा रही है। रोड्स को डिमोलिश किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश किया जा रहा है, स्कूल्स, मॉस्क, ये मस्जिदें डिमोलिश की जा रही हैं। मेनी बिल्डिंग्स हैव बीन सिंपली रिड्यूस्ड टू द रबल। बिल्कुल उनको मलबे का ढेर बहुत सारी इमारतों को बना दिया गया है। इजराइल पुशिंग पीपल आउट, मेकिंग जैनन अनइनहेबिटेबल सो दैट पीपल कैन नॉट रिटर्न, के वो ऐसे तबाही वहां पर मचा रहा है कि लोग वापस आ ही ना सके। हजारों की तादाद में डिस्प्लेस तो हो चुके हैं जैनन से, अब वो पीछे मैदान जो बिल्डिंग्स हैं उनको मलबे का ढेर बना रहा है ताकि वो वापस भी ना आ सके, ऐसी तबाही मचा रहा है। बुलडोजर्स हैव रेज्ड इंटायर बिल्डिंग्स टू वाइडन रोड्स एंड अलाउ आर्मर्ड व्हीकल्स ग्रेटर एक्सेस। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को ऐसे मैदान बना दिया गया है कि जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो यहां ज्यादा एक्सेस हासिल कर सके। टू हैव अनकवर्ड अंडरग्राउंड टनल्स एंड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, इस तरह के वो जवाब बनाकर। और लेकिन रेजिस्टेंस ग्रुप जो है वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इन जैनन हैव बीन ग्रोइंग इन स्ट्रेंथ एंड सोफिस्टिकेशन। रेजिस्टेंस ग्रुप्स इस सब के बावजूद अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और पोजेस कर रहे हैं इवन M16 राइफल्स एंड गेटिंग एड फ्रॉम ईरान। 100 किल्ड, 1000 डिस्प्लेस्ड। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की अभी एक रिपोर्ट सामने आई है। गजा में जेनोसाइड और वेस्ट बैंक के अंदर एक साइलेंट वॉर जारी है जिसकी रिपोर्ट्स आपके सामने नहीं है, लेकिन शहादतें हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, सीधे वहां पर मारा जा रहा है उनको। तो एक बहुत बड़ी साइलेंट वॉर वेस्ट बैंक के अंदर जारी है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय ज़रूर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।